हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यू डी गैन की बुक वॉल स्ट्रीट स्टॉक सिलेक्टर के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर नंबर 6 फ्रेंड्स, हाउ इन्वेस्टर शुड ट्रेड। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, ठीक है, वो भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब ट्रेडिंग का मतलब क्या? खरीदना और बेचना, सही जगह पे खरीदना और सही जगह पे बेचना, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको। तो इन्वेस्टर को कैसे ट्रेड करना चाहिए? तो यहाँ पे डब्ल्यू डी गैन ने कहा है, द बिग मनी इन मेनी स्टॉक्स इज मेड बाय टेकिंग अ लॉन्ग पुल पोजीशन। है ना? तो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो 8 10 साल 20 साल तक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड पे जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक पे अगर आप पोजीशन लेते हो तो आप एक बड़ा पैसा बना सकते हो। डब्ल्यू डी गैन ने आगे कहा है कि आपने सपोज यू बाय अ मीडियम और लो प्राइस स्टॉक टू होल्ड फॉर द लॉन्ग पूल एंड वन विच पेज नो डिविडेंड। अगर आपका स्टॉक कोई डिविडेंड पे नहीं करता ना, तो आपने जितने साल तक उस स्टॉक को बाय करके रखा था उसका यू मस्ट फिगर द इंटरेस्ट ऑन द मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड। तो आपको टोटल जो ईयर है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के जो आपका जो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो ऐड करने के बाद अगर आपका स्टॉक उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो ही तो आप प्रॉफिटेबल हो भैया, अदरवाइज आपने लॉस करा दिया। उन्होंने जो उस समय का जो सिनारियो था, ये 100 साल पुरानी बुक है, तो उस समय के लोगों के हिसाब से बुक लिखी है। आजकल नॉर्मल हर कोई इस बात को समझता है, पर लिखा है करके मैं बोल रहा हूँ, क्या पता किसी को समझ ना हो। जैसे कि आप कोई स्टॉक खरीदते हो, उसको बहुत सालों तक रखते हो और आप उसके बाद उसको बेचते हो 5 रुपए 10 रुपए के प्रॉफिट में, और उसमें डिविडेंड भी नहीं मिला है, तो रियल में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका तो एक्चुअल में लॉस हुआ है। ठीक है। अब अगला टॉपिक उन्होंने क्या बताया, व्हेन इन्वेस्टर शुड टेक प्रॉफिट। तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट कब लेना चाहिए, है ना? तो इन्वेस्टर का मतलब क्या बोला उन्होंने, आई मीन लॉन्ग पूल ट्रेडर्स और दोज हु बाय स्टॉक टू होल्ड फॉर सेवरल ईयर्स। अब देखो, इन्वेस्टर्स मस्ट हैव सम रिलायबल गाइड टू गेट इन नियर द बॉटम ऑफ अ डिक्लाइन। ठीक। एंड देन व्हेन दे गेट इन राइट दे शुड होल्ड अंटिल द बुल कैंपेन एंड्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि इन्वेस्टर को घुसना कहाँ पे है, उसके पास ना कुछ चीज होना चाहिए, कुछ इंडिकेटर होना चाहिए, इंडिकेटर नहीं, कुछ साइन होना चाहिए। अब वो साइन कैसा भी हो सकता है, किसी के लिए एक इंडिकेटर हो सकता है, किसी के लिए वॉल्यूम हो सकता है, किसी के लिए कोई प्राइस हो सकता है, किसी के लिए टाइम हो सकता है। पर परफेक्शन कब आएगा, जब आप सब कुछ को ध्यान में रख रहे होगे तो। राइट। अभी आगे उन्होंने क्या बोला है कि अपने को क्या करना है कि सही टाइम पे एंट्री लेना है, और जब तक पूरा बुल कैंपेन चल रहा है तब तक आपको उसको कंटिन्यू होल्ड करके रखना है। ठीक। अभी बट द यहाँ पे लिखा है, देखो, near the bottom of a decline, then when they get in right they should hold until the bull campaign's end, ignoring minor fluctuations but studying the chart of a stock to determine when it shows weakness and watching for a sign of the end in order to sell out their investment। है ना? एक तो घुसने के टाइम पे कोई साइन होना चाहिए कि भाई यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाएगा, और लास्ट में जब फाइनल कंटिन्यू बुल कैंपेन जब एंड होने वाला होगा, मतलब वहां से वापस डाउन ट्रेंड चालू होने वाला होगा, वहां पे आप निकलो, उसके लिए आपके पास साइन होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू डी गैन ने अपनी इससे पहले जो बुक लिखी थी 1923 में, ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेप, उसमें न्यूयॉर्क सेंट्रल के बारे में उन्होंने बताया था। और ये वाली बुक शायद उन्होंने बाद में लिखी है ना, 1930 में या शायद 1933 में लिखी है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, बट बाद में लिखी है। जो आपका क्रैश आया था ना, सबसे बड़ा क्रैश 1929 का, उसके बाद लिखी है। तो उन्होंने क्या बोला था कि मैंने न्यूयॉर्क सेंट्रल के बारे में अपनी बुक में लिखा था कि भाई इसको खरीद लो बोल के। ठीक है। न्यूयॉर्क सेंट्रल एज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक फॉर एन इन्वेस्टर और ट्रेडर टू बाय। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, मैं उसी स्टॉक का चार्ट दे रहा हूं, उसी के एग्जांपल के थ्रू ये समझाएंगे कि किसी स्टॉक में अगर घुसते हो, एक तो सही तरीके से घुसना कैसे है, ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेप पढ़ लो भाई, और इसका पुराना चैप्टर भी पढ़ लो, उसमें भी वही बात को लिखे हैं थोड़ा सा और। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है आपके पास, कि अब निकलना कैसे। तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई एम गिविंग अ चार्ट ऑफ दिस स्टॉक फ्रॉम द लो इन जून 1921 टू द टॉप इन सितंबर 1929,
showing the important swings and reaction, all of which indicated uptrend. देखना, अब देखो कहाँ पे ये है चार्ट, ये देखो यहाँ पे तीन अलग अलग चार्ट है। एक है न्यूयॉर्क सेंट्रल का, एनवाई सेंट्रल, दूसरा है एटकिशन का, और अगला जो तीसरा जो चार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है वो वाला चार्ट है अपना इसका साउदर्न रेलवे। ठीक है, तो अलग अलग तीनों चार्ट है। ये आपका मेजर मेजर स्विंग बताया है, मतलब मंथली टाइप का चार्ट है ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, इस चार्ट को आप जब देखते हो एनवाई सेंट्रल के चार्ट को, तो आप देख सकते हो कि हायर टॉप्स बनते गया है और हायर बॉटम्स बनते गया है, जो कि अपने आप में इंडिकेशन है किसका, अप ट्रेंड का, जो इन्होंने ऑलरेडी अपनी बुक ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेप में पहले ही बता दिया है। ठीक है, अभी वो यहाँ पे क्या बताएंगे कि इन्वेस्टर को निकलना कहाँ पे, क्योंकि अगला बिग क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो क्या लिखा है, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द इन्वेस्टर टू वॉच वॉच फॉर द बेस्ट सेलिंग पॉइंट। My rule says to watch for the final grand rush and a boiling movement which may last anywhere from 7 to 10 weeks. ये है की पॉइंट। क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग मूवमेंट मतलब एकदम से ज़्यादा बड़ा मूव आ गया। तो अगर आप देखोगे 1928 ये बॉटम बना यहाँ पे, कौन सा है, मेरे ख्याल से अप्रैल 1928 के बाद बॉटम बनने के बाद एक बड़ा सा बुल रन आया, बड़ा सा 7 से 10 वीक का। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि भाई बॉटम मतलब अब मार्केट से निकलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फाइनल बॉइलिंग मोमेंट हो गया है। एक तरीका उन्होंने ये बताया, आप ये देख के भी एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, आगे क्या बताया, फ्रॉम अ लो ऑफ जून 65 इन जून 1921 एंड वाई सेंट्रल एडवांस टू 101 इन अक्टूबर 21। उसके बाद क्या है, ये जो पूरा चैप्टर है ना, आगे मैंने एग्जाम्पल 1 बाई 1 इन्होंने सारे स्विंग को एक्सप्लेन किया है। तो एक तरीका क्या बताया, 6 to 10 वीक का जब बड़ा बुल रन आए तो अपन चलते हैं एक चार्ट पे, किसका, रियल टाइम के चार्ट पे। अभी वीकली वाला आप देखो, ये देखो यहाँ पर आया है 2008 का ये टॉप है भाई। 2008 के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, तो उन्होंने यही बोला है कि अब देखो यहाँ से कंटिन्यूसली ना 7 8 से 10 वीक का कंटिन्यूसली अप ट्रेंड आए, तो आप समझ जाओ कि अब अपने को निकलना है अचानक से। देखो इसको, आप देखो ये वीकली चार्ट है ना, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं। अब देखो ऐसे नॉर्मल स्विंग का साइज देखो, नॉर्मल नॉर्मल जा रहा है, उसके बाद देखे तो आप ये पूरा 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 ये है ग्रैंड फाइनल रश। ठीक है, तो ये एक अपने आप में इंडिकेटर है कि निकल जाओ भाई। इसीलिए बिना मतलब आप ना कोई फंडा लगाओ ना कुछ लगाओ, मात्र टाइम वाला फंडा लगाए और अनवांटेड अब नॉर्मल वो वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं इसको, तो भी आपको यहाँ पर से आप निकल सकते हो, ये एक इंडिकेशन है। आगे दूसरा उन्होंने एक और क्या तरीका बताया कि जो देखो इसके बाद यहाँ कहीं पर इन्होंने एक बताया है, ये देखो हाँ, देखिए in July 1928 it reacted to 160 down 31 point, the biggest reaction at any time since 1921 and a warning that selling pressure was getting heavier। समझो इसको, ये वार्निंग क्या, यही है साइन। साइन क्या बोल रहे हैं, डाउन 31 पॉइंट, इससे पहले जितना भी देखो यहाँ पे लिखा 17 डाउन ओनली 17 पॉइंट, उसके बाद कहीं पे 15 पॉइंट, उसके बाद देखो 25 पॉइंट तक मैक्सिमम, ये देखो 19 पॉइंट, पर यहाँ पे आपको दिखा 31 पॉइंट। तो आपका अगर रिएक्शन बड़ा हो गया, सबसे बड़ा रिएक्शन आ गया, तो आपको रेडी हो जाना है और निकलना है। उसके कहने का मतलब उन्होंने क्या बोला है, एक तरीका और है, मान लो स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी कोई रिएक्शन आया और बड़ा रिएक्शन आ गया, नीचे से ऊपर की जाते वक्त, नीचे से ऊपर की तरफ जाते वक्त जितने भी पॉइंट का रिएक्शन है, रिएक्शन मतलब ये टॉप बना है यहाँ पे देखो जैसे 453, डाउन कहाँ तक आया 375, ठीक है, ये लगभग लगभग आपका हो रहा है 75 पॉइंट का, 75-78 पॉइंट का। अभी इधर देखो यहाँ पे कितना है 748, बॉटम कितना बना है 600, 150 पॉइंट का, 75 का लगभग डबल। तो आप समझ जाओ भाई ये अपने आप में सिग्नल है, वार्निंग है कि अब मार्केट या तो यहीं पे होल्ड करेगा या तो नीचे जाएगा, जो आप फ्यूचर में देख सकते हो कि कंटिन्यूसली नीचे गया उसके बाद। ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है भाई, पूरा कंटिन्यूसली नीचे गया। अभी आगे फिर देखो ऐसे ही,
अभी तो अप ट्रेंड में चल रहा है निफ्टी, तो ये अलग केस है। जस्ट अपोजिट में भी होगा, ये अपोजिट में भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है, बाय करने के लिए। तो यहीं पे उन्होंने बताया कि पहला चीज क्या देखना है आपको, 6 to 8 वीक का बड़ा फाइनल ग्रैंड रश, बड़ा रश आए एकदम से इस टाइप वाला। दूसरा क्या देखना है कि मार्केट जब रिएक्ट करे तो अभी तक पूरे जो बुल कैंपियन था उसका सबसे बड़ा रिएक्शन दिख जाए तो समझ जाओ अब एंड आ गया है, ठीक। तीसरा एक पॉइंट और बोला है, क्या बोला है उन्होंने कि टाइमिंग को देखो, मार्केट जो रिएक्शन कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे 5 वीक का रिएक्शन, इधर आपको 3 वीक का रिएक्शन है ना, तो वैसी जब रिएक्शन बढ़ जाए, ये देखो यहाँ से देखो कितना 8 से 10 वीक का रिएक्शन हो गया, तो ये टाइमिंग बढ़ गया, मतलब आप समझ जाओ अब मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो 3 अलग अलग तरीके बताए, ठीक है। उसके लिए 3 अलग अलग उन्होंने यहाँ पे चार्ट बताया, ये वाले स्क्रीन पे देखो। इसमें क्या हुआ है कि एकदम फाइनल ग्रैंड रश है, यहाँ पर भी देखो फाइनल ग्रैंड रश, इसमें भी फाइनल ग्रैंड रश। ये नॉर्मली कब हो रहा है, जब नॉर्मल एवरेज है ना, जो नॉर्मल एवरेज है, जैसे हमारे लिए एवरेज क्या है, निफ्टी 50 में ग्रैंड रश आता है तो मैक्सिमम स्टॉक में आता है, उस समय सभी में आता है, कहीं कहीं में नहीं भी आता पर मैक्सिमम में आता है, ठीक है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो रिएक्शन है प्रीवियस रिएक्शन से ज़्यादा हो जाए, तो अब देखो ये रिएक्शन जो मारा है ना इससे भी ज़्यादा है, तो भी एक इंडिकेटर है। दूसरा क्या है, जो रिएक्शन का टाइमिंग है वो आपका सबसे बड़ा हो जाए, मतलब अभी तक 4 महीने का रिएक्शन आया, अभी आपका 6 महीने का रिएक्शन आ गया, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने 3 तरीके बताए हैं। अभी अगला क्या, व्हाट इन्वेस्टर शुड वॉच, इन्वेस्टर को क्या देखना है। अ मैन हु इज ट्रेडिंग फॉर द लॉन्ग पुल एंड इज रियली an investor should watch the big swings, the extent of the reaction and the time of duration of the reaction। देखा 3 चीज, big swing, extent of the reaction and time और duration of the reaction। extent of the reaction मतलब अभी तक जितना भी करेक्शन आ रहा है एक बुल ट्रेंड में, करेक्शन मतलब जो माइनर डाउन जाता है मार्केट, जितना भी आया उसमें सबसे बड़ा जब आए तो समझ जाओ ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा टाइमिंग, अभी तक जितना भी बुल रन में जितना देर तक मार्केट गिरा, जितना मान लो 3 वीक गिरा, 4 वीक गिरा, अभी 6 वीक हो गया, 7 वीक हो गया, बढ़ गया, तो समझ जाओ मार्केट चेंज होने वाला है। पर कब करना है ये बुल रन, लॉन्ग बुल रन जो 8-10 साल तक चलता है, ठीक है। ये नहीं कि एक साल में 3 वीक हो गया, 4 वीक हो गया तो चेंज कर लिया, ऐसा नहीं है भाई। दूसरा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप लॉन्ग रन ले रहे हो ना तो फंडामेंटली स्टॉक जो स्ट्रांग स्टॉक होगा ना उसी में ये लॉन्ग बुल रन आ पाएगा भाई। जैसे कि अगर आप रिलायंस को देखो, रिलायंस को देखते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, ठीक है, उसी में आप ये बुल रन इस टाइप का रन आप वो कर सकते हो, है ना। हर स्टॉक में आप नहीं कर सकते भाई, ठीक। अभी तो इन्वेस्टर को क्या वॉच करना है, 3 चीज वॉच करना है, बिग स्विंग, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टाइम और ड्यूरेशन ऑफ द रिएक्शन, इतने में गेम खत्म होता है। आगे और कुछ पॉइंट लिखा है, बाइंग ओल्ड और सीजन स्टॉक। अब देखो इसमें क्या लिखा है, वन ऑफ द थिंग्स विच द इन्वेस्टर शुड नॉट डू इज टू बाय द इन न्यू कंपनीज अनलेस ही इज श्योर ऑफ देयर फ्यूचर। तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं ना कि टेक्निकल इंडिकेशन के अलावा अगर कोई और रीज़न से आप बाय करते हो तो तभी बाय करना, स्टॉक के फंडामेंटल, स्टॉक जो प्रोडक्ट बनाता है, क्या बिजनेस करता है, इसके बारे में आप एकदम कंफर्म हो, इसके फ्यूचर एक्सपेक्ट बारे में कंफर्म हो तो ही आप नए स्टॉक को खरीदो, ठीक है। अभी देखो, द बिगेस्ट एंड द बेस्ट मैन मेक मिस्टेक्स एंड मोस्ट ऑफ देम बिकम ओवर ऑप्टिमिस्टिक एट द टाइम अ न्यू कंपनी स्टार्ट्स। ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। अभी जियो लॉन्च किया रिलायंस ने, तो अपने लाइफ का सबसे बड़ा कर्जा लिया था अंबानी जी ने, ठीक है। अगर वो फेल हो जाते तो क्या बोला जाता, अरे वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, सक्सेस हो गया तो भले ऐसा बोल रहे, लोग हमेशा रिजल्ट देख के ही बात करते हैं, ठीक है। अगर फेलियर हो जाता तो सारे बुक में एग्जाम्पल, जैसे नोकिया का एग्जाम्पल, एरा गिरा हर कोई दे रहा है ना, ऐसे देता है जैसा नोकिया चना मुड़ रहा है उस आदमी के लिए, ठीक है। तो यही टाइप इसी टाइप की बात है। तो वो सही क्लिक हो गया, सब कुछ सही बैठ गया, हो सकता है उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी, हर उन्होंने कहीं कोई गलती नहीं की, हाँ वो भी एक रीज़न है। पर अगर धोखे से गलत हो जाता
तो ये होता है क्योंकि आदमी कई बार ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, राइट। Therefore, the safest rule for the investor to follow in making long pool investment is to buy the old or seasoned stock। इसीलिए क्योंकि अंबानी अंबानी ओल्ड है भाई, भले मुकेश अंबानी, बट उनकी जो उनके पहले की पीढ़ी थी, धीरू भाई अंबानी, वो ऑलरेडी डेवलप्ड, ऑलरेडी सेटअप बना के गए हैं, एक माइंडसेट है, एक बिजनेस प्रैक्टिस है, बिजनेस स्किल है, वो ऑलरेडी उसका बेस मैनेजमेंट ऑलरेडी तगड़ा है, इसलिए वापस वो कंपनी अर्निंग करे लेती है, मतलब डिसीजन लेके ये उसको करेक्ट करते हैं, है ना। तो ये किस कंपनी में हो सकता है? जो ऑलरेडी वेल मैनेज्ड है, 10 साल 20 साल 30 साल पुरानी कंपनी है। इफ a stock is over 20 year old and has a fairly good dividend record, है ना, रिलायंस के टाइप, ही शुड लुक अप इट्स रिकॉर्ड एंड बाय इट द एट द टाइम इट इज लो अकॉर्डिंग टू द चार्ट एंड वेट फॉर द फाइनल ग्रैंड रश। यही करना है इन्वेस्टर को। जैसे रिलायंस है ना, वीकली चार्ट को पकड़ लो, मंथली को पकड़ते हैं, चलो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फाइनल ग्रैंड रश, ये है फाइनल ग्रैंड रश, ये था फाइनल ग्रैंड रश, अभी नहीं आया है ग्रैंड रश फाइनल, है ना। फाइनल ग्रैंड रश कैसा होता है आप समझो, जैसे 70 का स्टॉक था और 600 हो गया 10 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे 100 का स्टॉक था और ये 800 हो गया, है ना, लगभग 7-8 टाइम्स। अब इसको आप मत बोलो, क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम टाइम में हुआ, ये काफ़ी टाइम हो गया, 4 साल में यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। 70 से 900 4 साल में पहुँचा, जिंदल स्टील है, सॉरी ये, ठीक है। तो ये अब रिलायंस ये वाला है यार, तभी मैं बोलूँ कि थोड़ा सा गड़बड़ क्यों लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, स्टॉक मैटर नहीं करता, अपने को तो मेन टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर काम करना था, इंडिकेटर को समझना था। देखो रिलायंस ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही चल रहा है ना, क्यों? फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है। इसमें भी सेम कंसेप्ट काम करेगा आपका। ये देखो, ये भी फाइनल ग्रैंड रश है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड, है ना, ठीक है। तो अभी इसमें क्या देखना है कि इन्होंने क्या बोला है कि देखो, इफ ए स्टॉक इज, हाँ, बाय करना है, look up its record and buy it at the time it is low according to the chart and wait for the final grand rush। according to the chart, चार्ट से कैसा पता चलेगा लो? देखते हो यहीं पे एक बेस बना है, समझ में आया। दूसरा अगला लो यहाँ पे है, अभी फिर से लो यहाँ पे आया, अभी फिर से लो इधर बन रहा है, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। जिन लोग चार्टिंग को समझते हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक रिलायंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप ये रिलायंस इंडस्ट्री, 1 महीने पहले का वीडियो था, बाय करना है कि नहीं करना है ना। तो आपको वहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। यही बुक के एग्जाम्पल को समझाने के लिए वो वाला वीडियो मैंने बनाया था, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एटकिंसन, इसको भी आप देखो, इसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने आपको, सेम तीनों चीज़ को वो एग्जाम्पल के थ्रू कहाँ पे सेलिंग करना है, कहाँ पे बाइंग करना है, उसके बारे में बताया है, ठीक है। अभी अगला टॉपिक अपन देखते हैं। तो अगला इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने अगर कुछ सारा वही है, व्हाट टू डू विद द ओल्ड स्टॉक दैट वर्क अपोजिट टू द ट्रेंड। समझ रहे हो? अगर कोई पुराने स्टॉक है, जिंदल स्टील बोल लो, रिलायंस बोल लो, अगर वो निफ्टी 50 को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, पुराना है और निफ्टी 50 को फॉलो नहीं करना है, तो क्या करना है? तो मतलब उससे गेट आउट हो जाना है। देखिए, when old or seasoned stock start working against the trend of the general market, there is something wrong and investor and trader should get out them and leave them alone, है ना। बट एक चीज और है, कई बार क्या हो रहा है, जैसे निफ्टी नीचे जा रहा है, आपका जो पुराना स्टॉक है ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा बात अलग हो जाती है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा रीजन होता है जिसके कारण आपका ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा है ना। जैसे वॉर पीरियड आया तो ओवरऑल मार्केट नीचे जाएगा, पर जो स्टॉक्स आपके बोलना चाहिए कि कम्युनिकेशन के हैं, आईटी सेक्टर के हैं, है ना, फ्यूल स्टॉक्स है, मतलब बोलना चाहिए ऑयल सेक्टर, गोल्ड के स्टॉक्स हैं, गोल्ड से रिलेटेड, ये सब ऊपर जाएंगे। और कोई पुरानी कंपनी तो ऊपर जाएगी, कोई मिलिट्री स्टॉक्स है ना। तो वहाँ पे ये फंडा मत लगाना, क्योंकि उसकी सेलिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर कोई ओल्ड स्टॉक्स है ना, सीजन, अगर वो निफ्टी 50 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सबसे बेस्ट डिसीजन क्या होगा, आप उससे आउट हो जाओ,
ठीक है, इसी चीज को उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू पूरा बताया है ऑलरेडी। 113 नंबर पेज में इसका चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी व्हाट स्टॉक्स डू अप टू द टाइम दे आर 10 ईयर ओल्ड, देन व्हाट दे डू व्हेन दे आर 20 ईयर ओल्ड टू 30 ईयर ओल्ड, एंड हाउ दे एक्ट व्हेन 40 टू 50 ईयर ओल्ड। समझना इसको, पहला वाले में 10 है, सेकेंड वाले में 20-30 है, 20 साल का गैप, उसके बाद क्या 40-50, फिर 20 साल का गैप, पहला बार में 10, उसके बाद 20-20 का गैप। क्यों, समझना, देखो ज़्यादा 20 साल का एक जनरेशन होता है भाई, कोई भी फैमिली हो ना, है ना। अगर ये कोई स्टॉक है 50 साल तक चल रहा है, मतलब ये फैमिली बिजनेस है भाई, कोई फैमिली चला रही इसको, है ना। और नहीं चला रही तो धीरे धीरे एक फैमिली बन चुकी है उसकी। तो क्या होता है, शुरुआत में कोई बंदा धीरे से कोई नया एंटरप्रेनर आता है, वो कोई कंपनी खड़ा करता है, धीरे से उसको बड़ा करता है और अपने जीवन के आखिरी टाइम पे उसको लिस्ट कराता है मार्केट पे, ठीक है। तो 10 साल उसके रहते रहते वो कंपनी काम करती है, उसके बाद उसका बेटा आता है या कोई नया वारिस आता है, तो वो पूरा 20 साल तक ड्राइव करता है। इसीलिए 20 साल, पहला वाला का क्या है ना कि वो ऑलरेडी अपना जो शुरुआत का 10 साल का मेहनत वाला काट चुका है, ठीक है। तो उसका 10 साल पहला जनरेशन का, सेकेंड जनरेशन का पूरा 20 साल, उसके बाद जितना भी जनरेशन आते जाए 20-20 साल का साइकिल चलता जाएगा, ठीक है। उन्होंने 20 साल ही क्यों लिया, क्योंकि डब्ल्यू डी गैन ना, देखो स्टॉक मार्केट में ना कोई वो नहीं है यार, क्या बोलना चाहिए कि ऐसा होता है तो वैसा होता है ना। ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ये है। मार्केट क्या करेगा आप ये नहीं बोल सकते, आप क्या करोगे तो ये। तो डब्ल्यू डी गैन ने क्या बताया कि मैं भाई पहली बार में 10 साल में देखूंगा, उसके बाद 20 साल, 20 साल ऐड करके 20 से 30 मतलब 30 के एज में, उसके बाद 50 वाले एज में। क्यों, क्योंकि बाइबल में एक सेंटेंस है कि हर 20 साल में ओल्ड वाइन की जगह एक न्यू वाइन आता है, नया स्किन आता है। तो वहाँ से आप इनकी बुक जब ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टिप में टाइम साइकिल को पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू हिंट दिया है, ठीक है। सोचने वाली बात है मेरे हिसाब से। तो पूरे चैप्टर में सबसे काम का चीज़ तो मेरे हिसाब से तो यही है, ठीक है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग फॉर टू मच प्रॉफिट एंड टेकिंग अनड्यू रिस्क्स इज व्हाट कॉजेस मेनी ऑफ द लॉसेस इन वॉल स्ट्रीट। एकदम परफेक्ट चीज़ है। आप ना प्रॉफिट के लिए जाओगे तो आपको लॉस होगा, आप लॉस को बचाओगे आपको प्रॉफिट होगा। ये इस स्टॉक मार्केट का निर्माण ना लॉस को बचाने के लिए हुआ है ना। जैसे हम हेलमेट क्यों पहनते हैं, सर को बचाने के लिए। अब हेलमेट पहन के मैं लड़ने जाऊंगा, हेलमेट पहन के बार बार मैं सर को किसी पत्थर में ठुकूंगा और सोचूंगा पत्थर टूटेगा, तो गलती मेरी है ना भाई, है ना। तो सेम वही बात है। तो हेलमेट है सर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, हथियार नहीं है हेलमेट, प्रोटेक्शन है। वैसी स्टॉक मार्केट प्रोटेक्शन है आपके इन्वेस्टमेंट का, है ना। अभी क्या बोल रहा है वो, इसके अलावा कि आपको बैंक में नॉर्मल आप जमा करोगे तो 4 से 4.5% मिलता है। आज भी यही हाल है, 100 साल पहले भी यही था। आज आपको 1 करोड़ से ऊपर आप जब जाते हो सेव करते हो तो आपको 4% ही मिलेगा भाई, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आप बॉन्ड बॉन्ड वो करते हो तो आपको 6% तक मिल सकता है। बॉन्ड बोले तो एफडी, है ना, किसी टाइप का एफडी, आरडी, कई कई वो चीट फंड होते हैं उनके साथ बॉन्ड, है ना। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन दोनों से ज़्यादा मिल रहा है ना, और इंक्लूडिंग ऑल आपके लॉसेस सबको ओवरऑल रिजल्ट निकालने के बाद, तो ही आप स्टॉक मार्केट में आपके लिए सही है, तो ही आप प्रॉफिटेबल। इट इज़ it is better to select good stocks which pay smaller dividends and buy them at the right time than it is to buy bonds which pay high rate and are dangerous। यही बोल रहे हैं वो, बॉन्ड ज़्यादा खतरनाक है भैया, ठीक है। if bonds have to be sold to yield more than 6%, there is something wrong with them। ठीक है। You can often select a stock that is paying a dividend of 4% which has future possibility and will later pay 8 to 10%। बॉन्ड अगर 6% भी दे रहा है और आपको स्टॉक का डिविडेंड 4% दे रहा है, तो आप ना स्टॉक को प्रिफर करो, ठीक है, सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में।
डिविडेंड से बस आपको मतलब है, चलो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, तो भी आप स्टॉक को प्रीफर करो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में स्टॉक जाके 8 to 10% आपको देगा, है ना, विच हैज़ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड विल लॉटर पे 8 to 10%। या प्राइसिंग जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा, है ना। एंड यूर इन्वेस्टमेंट विल रिटर्न अ बिग प्रॉफिट, वो भी है भाई, बिकॉज योर स्टॉक विल एडवांस इन प्राइस। बॉन्ड्स वेरी सेल्डम एडवांस वेरी मच एंड ऑफन गो बिलो द प्राइस। हाँ, तो बॉन्ड्स है ना, कभी ऊपर मतलब एफडी का रेट रेयरली ऊपर जाता है, और जाता भी है तो 0.5%। मार्केट एक दिन में 0.5% क्या 1.5% ऊपर चला जाता है यार। और ये एफडी कभी कभार इसका 0.5 to 1% ऐसे जाता है ना। 2004-5 में तो आपका 12% आपको वो मिलता था रिटर्न, है ना, 10% 12% ऐसा। अभी तो आपको 6% 7% मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे जो सबसे लास्ट इन्होंने एक बताया, बाय स्टडिंग द एक्शन ऑफ द बॉन्ड मार्केट एंड बॉन्ड प्राइसेस यू विल बी एबल टू डिटरमाइन व्हाट द स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू डू। बॉन्ड मार्केट एक वो भी है भाई, जो आपका इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से जो बॉन्ड मार्केट चलता है, वो उसका उसकी बात हो रही है ना। तो आप उसका चार्ट डिटरमाइन व्हाट द स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू डू लॉटर एंड व्हाट जनरल बिजनेस इज गोइंग टू डू। Bond prices in 1928 gave the indication of a decline in stock prices to follow and a business depression। बॉन्ड प्राइस को अगर आप देखोगे ना, तो स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है ये आपको पहले से पता चल जाएगा। बात सही है यार, कुछ भी चीज़ अगर मूवमेंट हो रहा है, कहीं भी कोई मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, मूवमेंट क्यों होता है, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग बोलो या अचीव करने के लिए, कोई टारगेट अचीव करने के लिए, या जो इम्बैलेंस है उसको सेटल करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके पहले कोई कारण होगा, कोई और रीज़न होगा। वो कारण कभी भी तुरंत वाला भी हो सकता है, बहुत पुराना कारण, बट कारण होगा, ठीक है। तो वैसे ये बोल रहे हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट को स्टडी करो और बॉन्ड प्राइस को स्टडी करो, तो स्टॉक मार्केट में जो होने वाला है वो बॉन्ड प्राइस को देख के समझ में आता है। जैसे आप सूरज जब डूबने लगता है तो आपको समझ में आ जाता है ना कि चांद निकलने वाला है ना, समझ में आता है कि नहीं। आपके पास घड़ी नहीं है, अचानक से आपको उठाया और देखे, आप पूछा आपसे, मैं चांद कितने देर बाद निकलेगा, मान लो आज पूर्णिमा है, आपको दिन में अभी उजाला है, तो आप सूरज का लोकेशन देखोगे तो लमसम में आप आइडिया मार पाओगे यार कि चांद इतने, बस सिंपल है। वैसे ही करो, ठीक है। वैसे ही चार्ट को देखो, स्टॉक को वैसे ही देखो, ठीक है। फाइनल ग्रैंड रश आए तो निकलो, रिएक्शन प्रीवियस रिएक्शन से ज़्यादा बड़ा हो गया तो निकल जाओ। जैसे डेली चार्ट में एक दिखाता हूँ आपको, रिलायंस का ही, आप डेली चार्ट को देखो। चलो इस पेज में चलते हैं। डेली चार्ट को देखने से आपको क्या पता चलेगा, डेली चार्ट में आप देखो, जैसे कि यहाँ से लेके ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से एक रिएक्शन आया, फिर आगे चल के रिएक्शन आया, फिर आगे चल के रिएक्शन आया। अब ये जो रिएक्शन आया, 3 4 देखो स्विंग, 1 2 3 4, और ये 5वां स्विंग। अब अलर्ट मोड में, अब ये जो रिएक्शन आया यहाँ से लेके 1396 से लेके 1323 तक का, अभी तक का जितना भी रिएक्शन था उसका सबसे बड़ा रिएक्शन है। तो आप अलर्ट मोड में आ जाओ भाई कि अब मार्केट रिवर्सल आएगा, रिवर्स मतलब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। उसके बाद आप थोड़ा देर देखो, यहाँ पे जाके स्टेबल हो गया, फिर 2 3 4 महीने तक मार्केट हुआ, फिर एक फाइनल ऊपर जाके अभी वहीं वहीं पे स्टेबल और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया। एक्चुअल इंडिकेशन आपको यहीं पे मिल चुका था कि थोड़े दिन बाद ये हो सकता है, राइट। दूसरा इंडिकेशन आप फिर देखो, फिर बड़ा बड़ा रिएक्शन होने लगा। तो इस टाइप से, पर डेली कैंडल में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। इसीलिए डब्ल्यू डी गेन का कहना है कि आप वीकली या मंथली कैंडल को फॉलो करो, तो आपको ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। जैसे आप वीकली कैंडल को किए तो देखा जाए तो पहला स्विंग तो यही है, दूसरा वाला यहाँ से लेके दूसरा ये है, तीसरा वाला फाइनल ऐसा ऊपर गया 7 to 10 वीक्स। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अभी भी 7 to 10 वीक्स का फाइनल ग्रैंड रश नहीं हुआ है, तो ये वो वाला ग्रैंड रश नहीं है
ठीक है। वो वाला ग्रैंड रश कहाँ पे दिखेगा आपको, ये इधर देखो आप, ये वाला है ग्रैंड रश। ठीक है, एकदम से बड़ा बड़ा कैंडल कुछ अलग ही दिखे, है ना, ये मदर लाइन बेबी लाइन एकदम सेपरेट हो जाए, यहाँ पर वो केस नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे अभी भी देखो चिपक के चल रहा है लगभग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो वॉल स्ट्रीट का अगला चैप्टर, हाउ टू सेलेक्ट द अर्ली एंड लेट लीडर, काम का चैप्टर है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय।